हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम गुप्त काल के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने गुप्तकालीन शासकों की विभिन्न उपलब्धियों की चर्चा की। आज हम गुप्तकालीन जो संस्कृति है या गुप्त काल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो विकास है, कला साहित्य का विकास है और विज्ञान का विकास है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज हम गुप्त काल के जो जीवन है, उनका जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो आर्थिक पक्ष है, उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्तकालीन जो शासकों के काल के अंदर है, वो एक तरह से आर्थिक संपन्नता और आर्थिक समृद्धि व्याप्त थी, क्योंकि जो गुप्त शासक है उन्होंने अपने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा है वो जो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की, उसके कारण से गुप्त काल के अंदर आर्थिक समृद्धि का मार्ग वो प्रशस्त हुआ। और गुप्तकालीन जो आर्थिक जीवन की झलक है, हमें जो गुप्त काल के अंदर जो चीनी यात्री फयान आया, उसके विवरण से हमें मिलता है। और वो ये बताता है कि मगध के नगरों और धनवानों से भरा हुआ था। मतलब गुप्त काल के में बहुत से नगरों का उल्लेख करता है और धनवानों की उल्लेख वह करता है। और वह ये इस बात का भी उल्लेख करता है कि ये धनी लोग हैं, वो बौद्ध धर्म के को संरक्षण देते थे और बुद्धों को है वो विभिन्न प्रकार के दान देते थे। इसके अलावा जो गुप्त काल में बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो स्वर्ण मुद्राएं हमें मिलती हैं, जिनको गुप्त अभिलेखों के अंदर दिनार कहा गया है, तो जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, उन स्वर्ण मुद्राओं के आधार पर भी है वो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल है। काफ़ी मात्रा में जो स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की, उससे आभास लगता है कि गुप्त काल में आर्थिक समृद्धि का वो दौर था। हालांकि जो ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, उसमें जो उतनी शुद्धता नहीं मिलती है जितनी कुषाण मुद्राओं के अंदर हमें मिलती है। लेकिन इन स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग गुप्त शासक है वो ये संभावना व्यक्त की जाती है कि बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन चुकाने में और जो भूमि की खरीद फरोख्त के अंदर है वो करते होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर है वो आर्थिक समृद्धि का दौर था। और इसलिए गुप्त काल को है वो स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न जो क्षेत्र है उसमें एक तरह से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसकी चर्चा हम अलग से व्याख्यान में करेंगे। लेकिन गुप्त काल को एक प्रकार से परिवर्तनों का दौर भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल के अंदर है वो जीवन के हर क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो जहाँ तक आर्थिक पक्ष की बात है कि गुप्त काल के अंदर भी जो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, उसकी उन्नति पर गुप्त शासकों ने विशेष ध्यान दिया। और उसकी पुष्टि अमरकोश से होती है, क्योंकि अमरकोश में लोहे से बने जो हल्के फाल हैं उसके विभिन्न नाम मिलते हैं। और उससे यह आभास होता है या उससे इस बात की पुष्टि होती है कि गुप्तकालीन जो शासक है वो एक तरह से है वो कृषि पर विशेष ध्यान देते थे। तो गुप्तकालीन जो साहित्य है, जिसमें बृहद संहिता है, अमरकोश है और कालिदास, जैसे मैंने आपको बताया, उनके रचनाओं से हमें गुप्तकालीन जो कृषि है उसके विषय में है वो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे मैंने लोहे के फाल की बात की, और जो बृहस्पति और नारद स्मृतियाँ हैं उसमें हमें कृषि के उपकरणों को क्षति पहुँचाने वालों के लिए कठोर दंड की जो व्यवस्था है उसका उल्लेख मिलता है। बीजों की जो बृहद संहिता में है जो है, उसमें बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और धरती की जो उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का उल्लेख हमें बृहद संहिता में मिलता है। तो गुप्तकाल के अंदर जो कृषक है अधिकांश वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन गुप्तकालीन सम्राटों के द्वारा है वो जो सिंचाई के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने का जो प्रयास मिलता है। और हमने देखा कि स्कंदगुप्त के समय में किस समय सुदर्शन झील टूट गई थी और उसका जो पुनर्निर्माण है वो
स्कंदगुप्त के समय में पंडदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा है वो किया जाता है। तो इस तरह से क्या गुप्तकालीन सम्राटों के द्वारा है वो सिंचाई की सुविधाएं हैं उसका प्रयास भी दिखाई देता है। और जो बृहद संहिता में तो एक पूरा अध्याय वो पृथ्वी के नीचे के जो जल की खोजने की जो विधियां हैं वो मिलती हैं। और इस काल के अंदर है अम्रकोश के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, गेहूँ है, धान, ज्वार, जो ईख है, बाजरा है, मटर, दाल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च आदि का उल्लेख मिलता है। बृहद संहिता के अंदर है वो ये उल्लेख मिलता है कि जो 3 फसलें हैं वो गुप्त काल के अंदर है वो पैदा की जाती थी। एक फसल श्रावण के महीने में तैयार की जाती थी, दूसरी बसंत में और तीसरी चैत्र में या वैशाख में तैयार की जाती थी। तो इस प्रकार गुप्तकालीन जो साहित्य है उसमें कृषि है उसका विस्तार से विवेचन हमें मिलता है। कृषि के साथ साथ जो पशुपालन है वो जीविका का प्रमुख साधन था। जो कामंदक का जो नीति सहार है उसमें जो गोपालन है वो वेश्यों का एक प्रमुख व्यवसाय बताया गया है। और अमरकोश में पालतू पशु के रूप में है गाय के अतिरिक्त घोड़े, भैंस, ऊँट, बकरी, भेड़, कुत्ता आदि का उल्लेख हमें मिलता है। और जो बैलों को हल चलाने के साथ साथ है वो सामान ढोने के काम में ले जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल के अंदर है वो जो कृषि है वो एक प्रकार से है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। और जो कृषि पर लगने वाला जो कर है वो 1/4 से 1/6 के बीच है वो लगाया जाता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुप्तकालीन शासकों ने है वो कृषि पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए कृषि से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के जो कर हैं उसका उल्लेख हमें मिलता है। जैसे भाग है, राजा को जो 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 को प्रतिदिन जो फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाता था उसको भोग कहा जाता था। और एक तरह से है जो परने कर है जो ग्रामवासियों द्वारा लिया जाता था, भेंट है, ऊपरी कर है, उद्रंक है, हलदंड है, राजकर है आदि विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख जिसके द्वारा राज्य को आय होती थी उसका उल्लेख हमें मिलता है। भूमि के विभिन्न जो प्रकार हैं उसका उल्लेख मिलता है। क्षेत्र भूमि है जो जोती जाने वाली भूमि है उसको क्षेत्र भूमि कहा जाता था। जो भूमि निवास करने योग्य होती थी उसको वास्तु भूमि कहा जाता था। जो भूमि जो पशुओं को चराने के काम आती थी उसको चरागाह भूमि कहा जाता था। जो भूमि बंजर होती थी उसे किले भूमि कहा जाता था। जो भूमि एक तरह से जंगली जमीन होती थी उसको अघृत कहा जाता था। और गुप्तकाल के अंदर तो जो व्यक्ति जंगल को साफ करे वो भूमि को कृषि योग्य बनाता था उसको उसका मालिकाना हक है वो उसी का मान लिया जाता था। तो इस प्रकार गुप्तकाल के अंदर है वो विभिन्न प्रकार के कर और कृषि की विभिन्न प्रकार है उसका हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गुप्तकाल के अंदर क्या है कि जो करों की जो अदायगी है वो नगद रूप में किया जाता था, उसको हिने कहा जाता था। और अनाज के रूप के अंदर भी है वो कर की अदायगी की जा सकती है, उसको मे कहा जाता था। और गुप्तकाल में आय का एक प्रमुख साधन जो जमीन से या जो छिपा हुआ धन प्राप्त होता था वो भी आय का एक प्रमुख साधन माना जाता था। और गुप्तकालीन शासकों के द्वारा जैसा कि आप जानते हैं कि जो भूमिदान की जो प्रथा है वो एक प्रकार से वो भी प्रारंभ की गई थी। हालांकि भूमिदान का प्रारंभ है वो दक्षिण के सातवाहन शासकों के द्वारा है वो प्रारंभ किया गया था, लेकिन गुप्तकाल के अंदर है वो भूमिदान की प्रथा है वो एक तरह से सामान्य परिपाटी बन गई। जो 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 पुरोहितों को और विभिन्न धर्माचार्यों को है वो करमुक्त भूमि है वो दान में दी जाती थी। और उस भूमि पर है कर उगाने का अधिकार भी उनको दिया जाता था, अन्यथा वो राजकोष में जमा हो जाते थे। गुप्तकाल के अंदर विभिन्न प्रकार के गांव है वो एक प्रकार से भी वो दान में दिए जाते थे। तो इस तरह से क्या है कि जो भूमिदान की जो प्रथा है वो गुप्तकाल के अंदर है वो एक तरह से है हम कहें कि उसका उल्लेख हमें मिलता है। गुप्तकाल के अंदर है काफ़ी मात्रा में भूमिदान देने का उल्लेख है वो हमें मिलता है। तो गुप्तकाल के अंदर जो 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 एक तरह से जो कृषि की जब हम बात करें कि कृषि की स्थिति अच्छी थी, लेकिन एक तरह से मौर्य शासकों ने कृषि के विस्तार के लिए जितना प्रयास किया उतना गुप्त का शासकों ने उतनी सुविधाएं कृषकों को नहीं दी। यद्यपि जो स्कंदगुप्त है उसने सुदर्शन झील का निर्माण है
उसके विषय में उल्लेख मिलता है। और एक तरह से कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती थी, और वैध संहिता में जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि कम वर्षा होने पर है वो विभिन्न प्रकार का विचार विमर्श है उसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो फसलें जैसे मैंने आपको बताया कि फसलें हैं वो तीन, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीन फसलें हैं वो एक प्रकार से हैं वो प्राप्त की जाती थी। तो एक तरह से क्या है कि गुप्त काल के अंदर जो कृषि है वो एक प्रकार से प्रमुख व्यवसाय भी माना जाता था। कृषि के अलावा यदि हम व्यापार वाणिज्य की हम बात करें तो गुप्त काल के अंदर जो है वो व्यापारियों हैं, जो व्यापारी हैं उनको उनकी जो विभिन्न श्रेणियां हैं या व्यापारी विभिन्न समूह के अंदर व्यापार करते थे उनको श्रेणी कहा जाता था। और जो हम कहें कि गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, प्रारंभिक गुप्त काल के अंदर है वो व्यापार वाणिज्य के अंदर है वो प्रगति दिखाई देती है। और जो व्यवसाय और उद्योगों का संचालन है जैसे मैंने आपको बताया कि श्रेणियों के द्वारा किया जाता था, और श्रेणी का जो प्रमुख है उसको जेठक कहा जाता था। और श्रेणियों के ऊपर है वो एक प्रकार से क्या होता है, एक समिति होती थी, उसको 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 निगम कहा जाता था, और निगम के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। तो ये जो श्रेणियां हैं वो एक प्रकार से हैं बैंक के रूप में कार्य करती थी, और ये एक तरह से पैसों को जमा करती थी बैंकों की तरह, और उस पर ब्याज देती थी। और जो 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 एक तरह से क्या है कि ब्याज का उपयोग है वो एक तरह से ये धार्मिक कार्यों के अंदर वो किया जाता था। ये श्रेणियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो एक तरह से हम ये कहें कि विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं, उसमें मंदसौर जो अभिलेख है जो कुमारगुप्त का, उसमें पटवाई श्रेणी है जो रेशम सूत बुनने की वाली समिति थी। और जो इंदौर लेख के अंदर है वो हमें जो तैलिक श्रेणी है उसका उल्लेख मिलता है। तो ये श्रेणियाँ जैसे मैंने बताया कि बैंकों की तरह से काम करती थी और अपने सदस्यों को सूद पर है वो धन देती थी। और जो प्रत्येक श्रेणी का जो एक प्रधान होता था और 4-5 व्यक्तियों की कार्यकारिणी भी होती थी, उसको जैसे मैंने आपको बताया समिति कहा जाता था। तो ये जो श्रेणी है उन श्रेणियों का जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो श्रेणियाँ हैं वो जो 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 धन उधार देती थी उस पर जो ब्याज मिलता था उसका प्रयोग है वो धार्मिक कार्यों में किया जाता था। तो जैसे मैंने मंदसौर अभिलेख की बात की कि वहाँ मंदसौर में रेशम बुनकरों की जो श्रेणी थी वे पैसा जमा करती थी और ब्याज के पैसों से मंदसौर के अंदर एक विशाल उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और उसकी मरम्मत का कार्य भी करवाया उस ब्याज के धन से हैं। इसी प्रकार से जो स्कंदगुप्त के जो इंदौर ताम्रपात्र है उसमें तैलियों की जो श्रेणी है उसका उल्लेख मिलता है। और उसमें जो इंदौर में जो सूर्य मंदिर है उसमें दीपक जलाने का जो कार्य है वो ब्याज से प्राप्त धन के द्वारा करने का उल्लेख हमें मिलता है। तो एक तरह से ब्याज का उपयोग वो अपने निजी उपयोग के अंदर वो नहीं करते थे। और गुप्त काल के अंदर ये व्यापारी है जो श्रेणियाँ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी तो जिस व्यक्ति के नेतृत्व में जाती थी उसको सारथवा कहा जाता था। मतलब उसको एक तरह से जो व्यापारियों का जो समूह है उसको जो सारथवा है वो कहा जाता था। और व्यापारियों का जो नेता उसको कुलिक भी कहा जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो श्रेणियाँ हैं गुप्त काल के अंदर है ये श्रेणियों के द्वारा व्यापार वाणिज्य है वो एक प्रमुख विशेषता है वो कही जा सकती है। इन श्रेणियों के एक तरह से श्रेणियाँ हैं हम कह सकते हैं कि ये ऑटोनोमस बॉडियाँ होती थी, इनके अपने नियम अपने कानून होते थे और राज्य की ओर से है या शासक की ओर से सामान्य तौर पर इनका सम्मान किया जाता था। तो स्मृतियों में राजा को निर्देश दिया गया था कि वह श्रेणियों के रीति रिवाजों का पालन करवाए और अपने सदस्यों के झगड़ों का निपटारा वो श्रेणियाँ खुद करती थी। और प्रत्येक श्रेणी के पास अपनी एक अलग मोहर होती थी। तो वैशाली में एक संयुक्त श्रेणी की 274 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसमें साहूकार, व्यापारी और सौदागर सम्मिलित होते थे। व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन था। तो इस तरह से क्या है कि गुप्त काल के अंदर क्या है कि जो श्रेणियाँ हैं उनका उल्लेख है वो हमें मिलता है। तो गुप्त काल के अंदर क्या है कि इन श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी व्यापार वाणिज्य के विकास में। इसके साथ साथ गुप्त काल में व्यापारिक प्रगति भी हुई क्योंकि गुप्त काल में लंबे चौड़े है वो सड़कों और जो नगरों उनका उल्लेख मिलता है। तो हालांकि नगरों का पतन भी है, व्यापारिक नगरों का पतन भी हमें दिखाई देता है। इस काल के जो प्रमुख नगर है वो उज्जैन है, भद्दोच है, प्रतिष्ठान है, ताम्रलिप्ति है, जो प्रयाग है,
जो मथुरा है, अहिछत्र है, कौशाम्बी है, आदि व्यापारिक नगरों का उल्लेख मिलता है। और क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी राजधानी उज्जैन को बना ली थी, अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित कर लिया था, इसलिए इस गुप्त काल के अंदर है वो पाटलिपुत्र का जो वैभव और समृद्धि है उसका स्थान है वो एक प्रकार से है वो हम कहें कि जो 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 उज्जैन है वो ले लेता है गुप्त काल के अंदर है। तो एक तरह से क्या है कि जो मर्च कटिंग से ये भी हमें उल्लेख मिलता है कि ये जो उज्जैन है वहाँ पर है वो विभिन्न प्रकार के धनाढ़ श्रेणी और सौदागर वो निवास करते थे। तो इसके अलावा गुप्त काल के अंदर जो हम कहें कि इसमें हमें विभिन्न प्रकार के जो बंदरगाह हैं, व्यापार वाणिज्य के लिए बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस काल के अंदर महत्वपूर्ण बंदरगाह है उनका उल्लेख हमें मिलता है। बंगाल में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से चीन, लंका, जावा और सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह है वो भंडोस था, जहाँ से है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के विभिन्न देशों के साथ है वो व्यापार होता था। जो एक प्रकार से जो कपड़े हैं, बहुमूल्य पत्थर है, हाथी दांत की वस्तुएं हैं, गरम मसाले हैं, नारियल, सुगंधित द्रव्य है, नील आदि वस्तुएं हैं वो एक तरह से गुप्त काल के अंदर है वो इन विदेशों के अंदर निर्यात की जाती थी। तो व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लेकर जाते समय है वो समूह में चलते थे और उन समूह को है वो सारथवा कहा जाता था और इसके नेता को है वो समूह को सार्थ कहा जाता था और इसके जो काफिले के जो नेता उसको सारथवा कहा जाता था। व्यापारियों की एक समिति होती थी, जैसे मैंने आपको बताया, उसको निगम कहा जाता था और निगम के प्रधान को है वो श्रेष्ठी कहा जाता था। तो गुप्त काल के अंदर क्या है कि एक प्रकार से आंतरिक व्यापार है उसमें एक प्रकार से पतन है वो नगरों का पतन दिखाई देता है और नगरों का जो पतन की जो पुष्टि है वो इस बात से होती है कि इस समय एक तरह से क्या है कि जो 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 एक जो हम कहें कि जो 550 ईस्वी के आसपास है वो रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार चलता रहा, लेकिन 550 के आसपास है अब एक तरह से क्या है कि रोमन साम्राज्य उसमें एक प्रकार से चीनियों से रेशम पैदा करने का कला सीख ली थी और इस पर भारत के जो निर्यात जो व्यापार के अंदर एक मध्यस्थता की भूमि है वो निभाता था भारत है, उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। और इस समय क्या है कि जो जो चीन से जो रेशम आता था उसके अंदर भारतीय जो 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 मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे उसमें विदेश के अंदर मांग कमज़ोर पड़ जाती है और इसकी पुष्टि है वो एक जो 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 रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है जो कि अपने लाट प्रदेश को छोड़ करके मंदसौर चली जाती है और वहाँ अपना मूल पेशा छोड़ करके अन्य पेशा अपना लेती है, उसका प्रमाण हमें मिलता है, जिससे ये लगता है कि नगरों का पतन शुरू हो जाता है। और विदेशी व्यापार है उसमें भी हार्स दिखाई देता है। तो आंतरिक व्यापार में जो हार्स का जो प्रमुख कारण है वो गुप्त काल में गुप्त शासकों की मौद्रिक नीति थी, क्योंकि उन्होंने सोने के सिक्के वो जारी किए वो प्रमुख मात्रा में, जो कि उच्च वर्ग तक सीमित थे, जबकि जो सामान्य लेन देन के अंदर तांबे के मुद्रा की जो बहुत कम मात्रा में थी। तो जनसाधन के पास कोई विकल्प नहीं था रोज़मर्रा के जीवन के अंदर है वो आदान प्रदान करने के लिए, इसलिए वो अनाज का या कोडियों का वो प्रयोग करते थे। तो छोटी खरीद के लिए है वो उनके पास पैसे नहीं थे। तो इस तरह से गुप्त शासकों की जो मौद्रिक नीति है उससे आंतरिक व्यापार है उसका ह्रास होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 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 विदेशी व्यापार है उसका भी ह्रास होता है, क्योंकि उस समय तक जो मध्य एशिया या रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार होता है उसमें जो हूण है, तो हुनों ने जो ड्यून्यूब और सिंध नदी के जो क्षेत्र तक है वो एक प्रकार से किस तरह से अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो उसके कारण से जो रोमन है उन्होंने चीनियों से रेशम बनने की जो कला है वो सीख ली थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारतीयों का जो रेशम में भूमिका थी वो एक प्रकार से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि विदेशी व्यापार का भी गुप्त काल के अंदर है वो एक तरह से हास्य में दिखाई देता है। तो इसके साथ साथ क्या है कि गुप्त काल के अंदर क्या है कि यदि हम व्यापार वाणिज्य की हम बात करें तो व्यापार वाणिज्य का जो ह्रास है हमें दिखाई देता है। तो गुप्त काल के अंदर जो भूमिदान की जो प्रथा है उससे भी कृषकों पर विशेष प्रभाव हमें दिखाई देता है, क्योंकि इस जो 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 भूमिदान ब्राह्मणों पुरोहितों को है वो जो भूमि दी जाती थी तो उससे किसानों के हितों को विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो ब्राह्मण पुरोहितों को जो दान में जो भूमि दी जाने लगी
उससे एक और हम कह सकते हैं कि प्रतिभूमि है वो आबाद हुई, लेकिन जो भूमि अनुदान भोगी है वर्ग है, जो ब्राह्मण और जो पुरोहित वर्ग था, वो उसका स्थानीय जो जनजातीय किसान है उन पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो जनजातीय किसान उनकी हैसियत थोड़ी नीचे हो गई, और ऐसी स्थिति में गुप्त काल के अंदर जो भारतीय किसान है उसे बिगाड़ लेना भी प्रारंभ किया, जिसको वृष्टि कहा जाता था, उसका प्रचलन भी प्रारंभ हो गया था। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो मध्य भारत के जनजातीय इलाकों के अंदर ब्राह्मण जो अनुदान भोगी है, उन्होंने बहुत सारी पड़ती ज़मीन को आबाद किया, लेकिन किसान है जो जनजातीय किसान, जो मूल किसान है, उनकी स्थिति पर है या उसके स्टेटस पर है, वो एक प्रकार से बुरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से जो गुप्त काल की जो हम आर्थिक जो प्रगति की हम बात करें, तो आर्थिक प्रगति है वो प्रारंभिक काल में थी, लेकिन धीरे धीरे है उसका ह्रास हमें दिखाई देता है, क्योंकि गुप्त काल के बाद में जब हम एक तरह से हम जो मुद्राओं की बात करते हैं, तो बाद में उन मुद्राओं के अंदर है वो एक तरह से क्या है कि एक मिलावट है वो हमें दिखाई देती है, क्योंकि एक तरह से मुद्राओं में जो मिलावट है वो एक प्रकार से क्या है कि गुप्त काल की जो दयनीय आर्थिक स्थिति है उसको भी प्रदर्शित करती है। प्रारंभ में तो गुप्त काल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन बाद के अंदर है वो एक तरह से है वो उनके अंदर पतन दिखाई देता है। तो इस तरह से हम गुप्त काल के आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्ष हैं उसके विषय में हमने चर्चा की। अगले व्याख्यान में गुप्त काल के जो जीवन का जो दूसरा पक्ष है उसके विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।